मोहब्बत क्या ऐसी होती है कि वो उसे सिर से पांव तक रंग गया था, बिना किसी जायज रिश्ते के। क्या मोहब्बत में शैतान भी हावी हो जाता है कि वो सब कुछ बुला दे? मयंक ने अपना गुस्सा मुझ पर इस तरह क्यों निकाला कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। वो उन दर्दनाक लम्हों को याद करके रो पड़ी। उसे अपने वजूद से अब तक मयंक की खुशबू महसूस हो रही थी और वो इस खुशबू से छुटकारा चाहती थी। लेकिन कैसे? और जब कुछ समझ ना आया तो फिर से शावर के नीचे खड़ी होकर अपने वजूद को नाखूनों से खुरचने लगी। रात का समय था, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे और हल्की हल्की हवा के साथ गानों की धुनें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आज ढोलकी थी, जो इशिता की शादी की पहली रस्म थी, और उसके घर में हर तरफ खुशियों का शोर था। इशिता के कमरे में खास चहल पहल थी। इशिता जो सफेद और गुलाबी रंग के चमचमाते ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, अपनी छोटी बहन वेदिका के साथ तैयार हो रही थी। दोनों बहनों की हंसी और चमकते चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो खुशियों का रंग उन पर सज गया हो। कमरे के बाहर लॉन में एक बड़ा सा पंडाल सजा हुआ था। गुलाबी और सुनहरे पर्दे चारों ओर लटक रहे थे और बीच में रंग बिरंगे कालीन भी बिछे थे। मेहमानों ने एक तरफ बैठने की जगह ले ली और लड़कियां ढोलकी लेकर बीच में बैठ गईं। पहला गाना शुरू हुआ, मेहंदी की रात, और उसी के साथ गोल दायरे में बैठी लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वेदिका, जो अपने चमकीले नीले ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थी, आगे बढ़कर ढोलकी बजाती लड़कियों के पास बैठ गईं। वेदिका, ये गाना तो तुम्हारा पसंदीदा है ना, तो प्लीज गाओ ना, किसी लड़की ने उसे छेड़ा। तो वेदिका शर्मा गई। मैं तो बस ढोलकी बजा सकती हूँ, गाना आप लोग गाइए। अरे गाने के बिना ढोलकी कैसी? इशिता की एक दोस्त ने मजाक में कहा। इस पर वेदिका ने मुस्कुराते हुए गाना शुरू कर दिया और उसकी सुरीली आवाज सुनकर सब तालियां बजाते हुए उसे छेड़ने लगे। इशिता, जो अंदर कमरे में तैयार हो रही थी, बार बार आईने में खुद को देखती और शर्मा जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्की मुस्कान उसे किसी शहजादी जैसा बना रहे थे। इस खूबसूरत वजूद पर जल्दी ही कोई अपने प्यार देंगे कि डूब कर उभर नहीं पाओगी। वो मदहोशी भरे अंदाज में बोल रहा था। आप बहुत बातूनी हैं। वो शर्मा गई। आप और तुम बहुत हसीन हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुछ ही दिन में तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। अशोक के बोलने का अंदाज गंभीर हो गया। इशिता का दिल खुशी से धड़कने लगा। अच्छा, मैं रखती हूं। सब ढूंढने लगेंगे। ठीक है, पहले एक किस तो करो। वो ऐसे ही जिद किया करता था। अशोक, इशिता का दिल जोरों से धड़का। यार, अब तो कर दो। सिर्फ एक किस के लिए तरस रहा हूं। वो भी फोन पर। तुमने वो भी नहीं दिया, और तो और पिक्चर भी नहीं भेजी तुमने। वो नाराज हो रहा था। अच्छा बाबा, भेजती हूं। बाय। कॉल बंद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली थी। चेहरे की रंगत गुलाबी होने लगी थी। कुछ सोचते हुए उसने 2-3 अलग अलग पोज लिए और फिर अपनी ये सारी तस्वीरें अशोक के नंबर पर सेंड कर दी। आगे से एक उदासी वाला इमोजी आया। बस अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, फिर खूब सारा प्यार करूंगा। अब इंतजार नहीं होता। उसका मैसेज पढ़ते ही इशिता के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी और वो वापस अंदर की ओर बढ़ गई। इशिता के वापस आते ही वेदिका ने उसे खींचकर सबके बीच बिठा लिया। दीदी, अब आपको भी गाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं नहीं गा सकती, इशिता ने झिझकते हुए कहा। नहीं, दुल्हन को तो गाना ही पड़ेगा, सबने एक साथ कहा। इशिता ने हार मानते हुए धीरे से गाना शुरू कर दिया। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, और सबने तालियां बजाते हुए उसका साथ दिया। ढोलकी खत्म होते ही सभी मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। हर ओर हंसी-जाक और खुशियों की गूंज थी। इशिता और वेदिका ने अपनी मां के साथ मिलकर मेहमानों की मेहमान नवाजी की। रात के आखिरी पहर इशिता अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। क्या मैं बाकी किसी की जिंदगी का सपना बनने जा रही हूं? अशोक मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। काश
ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे। ये सोचते सचते वो खुद ही शर्मा गई। सुबह का सूरज हल्की रोशनी के साथ छतों पर अपनी मौजूदगी का असर छोड़ रहा था। घर में फिर से चहल पहल अपने चरम पर होने लगी थी। आज इशिता की उपटन्स की रस्म थी और औरतों ने पहले ही तैयारियों का आगाज कर दिया था। आंगन में एक और रंगीन कालीन बिछाए गए, जहां उपटन करवाऊं। अरे नहीं सुनीता, सब हो गया, तुम बस अंदर आओ और आराम करो, मिस तारा ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। उनके साथ उनका बेटा मयंक खुराना भी आया था, जो अपने अंदाज में काफी मॉडर्न और खुद पसंद लग रहा था। मयंक खुराना की नजर जैसे ही वेदिका पर पड़ी, वो ठटक गया। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन वेदिका जी ने सुनीता जी को नमस्ते करते हुए उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गई। इशिता को पीले रंग की पारंपरिक पोशाक में तैयार कर दिया गया। उसके हाथों और पैरों में मेहंदी की हल्की छाप थी और उसके चेहरे पर एक शर्माई सी मुस्कान। औरतों ने इशिता को आंगन में लाकर गाना गाते हुए बीच में बिठा दिया। उन्होंने उसके चेहरे और हाथों पर उपटन लगाना शुरू कर दिया। माहौल में खुशियों और हंसी की गूंज थी कि तभी इशिता की सहेलियों और कजन्स ने रस्म को और भी मजेदार बनाने के लिए वेदिका को निशाना बनाया। वेदिका, तुम भी तो दुल्हन जैसी लग रही हो, क्यों ना तुम्हें भी थोड़ा उपटन लगा दिया जाए? एक दोस्त ने शरारत से कहा। अरे नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूं, इसीलिए मुझे उपटन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वेदिका ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सबने उसे पकड़ लिया और उपटन लगाना शुरू कर दिया। उसके ना करते हुए भी पूरे शरीर पर उपटन लगा दिया गया। यह क्या कर रही हो सब? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसके गालों और हाथों सहित हर जगह उपटन लगाया गया और साथ ही सब जोर जोर से हंसने लगी। वेदिका को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर उठकर खड़ी हुई। हद होती है, क्या हाल कर दिया मेरा? तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई उठी और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी और फिर बाथरूम में जा घुसी। लेकिन उसे नहीं पता था, आज बाथरूम में उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। शायद आज सब कुछ उसके हाथों से फिसलने वाला था। मयंक खुराना ने दूर से वेदिका की नाराजगी और उसकी मासूमियत को ध्यान से देखा, क्योंकि लड़कियों की तरह लड़कों का जाना मना था। लेकिन फिर भी वह नजर बचाकर वेदिका को देख लेता था। नजर लगने वाली थी। वेदिका अभी तक बाथरूम में थी, अपनी त्वचा से उपटन साफ करने की कोशिश में परेशान हो रही थी। उसने फिर से आईने में अपना चेहरा देखा। गालों पर उपटन के निशान अब भी साफ थे। गुस्सा और भी बढ़ने लगा। उसने दोबारा से नल खोला और फिर से पानी के छींटे चेहरे पर मारने लगी। पानी की ठंडक ने उसके गुस्से को कम करने की बजाय और भी बढ़ा दिया था। वो बहुत ही सावधानी से अपना चेहरा और हाथ साफ कर रही थी कि तभी अचानक उसे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौन है? वेदिका ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मयंक खुराना अंदर आया। मयंक खुराना के चेहरे पर गंभीरता और कुछ कहने की ख्वाहिश साफ झलक रही थी। वेदिका ने हैरानी और गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वेदिका, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मयंक ने धीरे से कहा, जबकि वेदिका ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मिस्टर मयंक खुराना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कौन सी जगह है बात करने की? बाहर जाओ, बाद में बात करूंगी। वो माथे पर बल डालते हुए बोली, लेकिन मयंक अपनी जगह से हिला नहीं। मैं जानता हूँ वेदिका, ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपने दिल की बात कहे बिना रह नहीं सकता। तुम्हें जब अंदर आते देखा तो खुद ब खुद मैं तुम्हारे पीछे खींचा चला आया। तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, बस वो सुन लो, मैं चला जाऊंगा।
वेदिका, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम मेरी पहली नजर का पहला प्यार हो। उसके ये शब्द सुनकर वेदिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले-जुले भाव थे। मोहब्बत तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की, और वो भी तब जब वो बाथरूम में अकेली है। तुम ऐसी बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब जाओ यहां से। वेदिका ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। प्लीज, एक बार बात समझने की कोशिश करो। मयंक खुराना ने उसका हाथ थाम लिया और मयंक की इस हरकत पर वेदिका गुस्से के मारे खौल उठी। हालांकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। मयंक वेदिका को हर्ट नहीं करना चाहता था। वेदिका अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और मयंक के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें शर्म है या नहीं? कमर से थामे दीवार से जा टकराया। वेदिका ने घबराकर उसे देखा और उसकी आंखों में चमकते मदहोशी के रंग देखकर एक पल के लिए उसका दिल सिमट गया था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखती रह गए। वो खुद को फिर से छुड़ाने लगी, लेकिन अब मयंक का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे रूफ शावर के नीचे लाकर शावर ऑन कर दिया। अब दोनों ही पानी में भीगते जा रहे थे। उपतन वेदिका के शरीर से बहता जा रहा था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर की सुंदरता उभर कर सामने आ रही थी। मयंक ने एक झटके से उसकी धड़कनों को अपने सीने के साथ लगाया था। नरम मुलायम धड़कनों का एहसास मयंक को किसी दूसरी दुनिया की सैर करा गया था। उसके गालों पर चिपकी उसके भीगे बालों को वो एक हाथ से कानों के पीछे करने लगा। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अपने होठ खोलने ही वाली थी कि तभी मयंक ने अपने होठों से उसके होठों को बंद कर दिया। उसके रसीले गोदाज स्पर्श पाकर मयंक खुराना सही और गलत सब कुछ भूल चुका था। अगले ही पल वो उसे बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर आया था और उसे बेड पर लेटा दिया। अपनी भीगी शर्ट उतारकर उसने सोफे पर रखी थी, जबकि वेदिका के होंठ अब बिल्कुल सी चुके थे। कई बार गुस्सा और बदले की भावना इंसान को अंधा बना देती है। मयंक खुराना भी ऐसी ही गलत भावनाओं के जाल में फंस गया था। वो गिरे हुए कैरेक्टर का इंसान नहीं था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। हालांकि उसकी जवानी के जज्बात उसे तंग करते थे, लेकिन वो जानबूझकर इन गंदी राहों पर जाने से बचता था। उसने अपने जज्बात सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखे हुए थे, और जब उसने वेदिका को देखा तो जैसे उसे लगा उसकी तलाश पूरी हुई। अपने दिल की बात कहने वो वेदिका के पीछे चला आया था। वो बुरी नीयत से नहीं आया था, लेकिन वेदिका का थप्पड़, उसका पानी में भीगा हुआ सौंदर्य देखकर वो अपने होश खो बैठा। अकेलापन, गलत समय और बाहों में नरम नाजुक वजूद भावनाओं पर काबू ना रख पाना, ये सब मिलकर मयंक खुराना से एक ऐसी भूल करवा बैठे जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। बाहर डीजे का शोर इतना था कि वेदिका की आवाज बाहर निकलते देख लिया था। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए, पर तभी किसी ने उन्हें बुला लिया और वे उस दिशा में बढ़ गईं। जब वह रोते रोते थक गई तो वेदिका ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो मुश्किल से अपने बिखरे वजूद को संभालती दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और बाथरूम में चली आई। शावर खोलते ही वो पानी को अपने ऊपर बहाने लगी। मैं अपवित्र हो गई। उसने मुझे बिना किसी जायज रिश्ते के छुआ। उसने मुझे दागदार कर दिया। वो अपने चेहरे को बार बार रगड़ने लगी, जैसे उस पर लगे दाग को मिटाना चाहती हो, लेकिन वो अब दागदार हो चुकी थी। वो रोती रही, अपने लुट जाने का मातम मनाती रही। शावर के नीचे खड़ी वेदिका के आंसू शावर के पानी में मिलते जा रहे थे। दूसरी तरफ मयंक चुपचाप आंगन से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो लगातार खुद को कोस रहा था। ये मैंने क्या कर दिया?
मैं तो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया था, उसे मनाने गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस मौके पर अपनी मोहब्बत जाहिर करना सही होगा। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मयंक के स्वभाव में घमंड और जिद थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी गलती का शिद्दत से एहसास भी कर रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर अब भी वो थप्पड़ का निशान था जो वेदिका ने उसे मारा था। शायद मैं इसी लायक हूं। उसे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो अपनी वासना का गुलाम बन गया और एक लड़की की। उसका मन कर रहा था खुद को खत्म कर ले। बार बार उसे वेदिका की वो आंखें याद आ रही थी जिनमें एक उम्मीद थी, एक आस थी कि वो उसे छोड़ देगा और फिर। लेकिन वो शैतान बन गया, सब कुछ बर्बाद कर गया। और फिर होश में आने के बाद वेदिका के वो आंसू भरी निगाहें मयंक को अब अंदर ही अंदर कचोट रही थी। शावर के नीचे खड़ा वो दीवार का हाथ लिए अपनी आंखें बंद कर गया। उसके भारी चौड़े कंधों पर पानी बहता जा रहा था। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। कैसे वो दीवार पर मुक्के बरसाता रहा। जो कुछ हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए था। वेदिका, मैं पूरे हक और मान के साथ तुम्हारे करीब आना चाहता था, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। उसके चेहरे पर पछतावा भी था। गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो इशिता के पास जाओ, वो मेहमानों से बात कर रही है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए, उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वेदिका चुपचाप अपने आंसू रोकती इशिता के पास चली आई। इशिता ने वेदिका को देखा तो हल्के से मुस्कुराई। कहाँ थी तुम, सब पूछ रहे थे। बस थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गई थी, वेदिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया तो इशिता ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे बिना यह सारी रस्में अधूरी लगती हैं और वैसे भी कल मेरी शादी है। लेकिन तुम्हारी मुस्कान कम क्यों होती जा रही है? हंसती रहा करो। उसके बात पर वेदिका ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान दी। रात के खाने के बाद सब लोग बातचीत में व्यस्त थे। वेदिका मेहमानों के बीच घूम रही थी कि तभी उसकी नजर अचानक मयंक पर पड़ी। वो एक कोने में खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और माफी झलक रही थी। मयंक ने मौका पाकर वेदिका को रोक लिया। वेदिका, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारी कोई बकवास सुनने का वक्त नहीं है और तुम्हें उस सब के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन तुम तो इतने बेशर्म हो कि सामने आ गए। इतने बेहया हो तुम, मुझे नहीं पता था। वो गुस्से में बोली, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूं। वेदिका, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसका प्रायश्चित जो तुमने किया उसका प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित का फल होगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी में हर हाल में देना होगा, समझे? उसकी बात पर मयंक ने सिर झुका लिया। मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी, सब कुछ गलत हो गया। लेकिन मेरा दिल साफ है वेदिका, सच्ची मोहब्बत करता हूं तुमसे और मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। वेदिका ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता साफ थी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ मयंक, मैं टूट चुकी हूं। तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरी बहन की खुशियों का समय है, इसलिए मैं चुप हूं, वरना सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती। जो इंसान शराफत का चोला पहने घूमता है, वो कितना घटिया इंसान है। मेरा प्यार दागदार हो जाएगा, वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला। प्यार? वो करवाहट से बोली। तुम्हें पता भी है कि प्यार का मतलब क्या होता है? यह इज्जत और भरोसे का नाम होता है। और तुमने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई, मुझे तोड़ के रख दिया। मैं अपनी गलती मानता हूं वेदिका, और मैं वादा करता हूं इसका सुधार करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे साथ बिताए गए पलों को एक जायज नाम देना चाहता हूं। तुम प्लीज मयंक, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद को। वो गुस्से से कहती पलट गई।
वेदिका की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने को तैयार थे और वो मयंक के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि शादी के हंगामे जैसे ही ठंडे होंगे वो अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। जब मिस तारा ने दूर से ये मंजर देखा तो वो और भी परेशान हो गई। दोनों को बात करते देखकर उनके दिल में कई सवाल उठने लगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या वेदिका मुझसे कुछ छुपा रही है? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। वेदिका अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल अब भी बेचैन था और वो यही सोच रही थी, अगर उसकी माँ ने मयंक के बारे में कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या जवाब देगी, क्योंकि उन्हें बात करते हुए वो आज देख चुकी थी। दूसरी तरफ मयंक अपनी माफी के कबूल होने की दुआ कर रहा था, क्योंकि अब वो अपनी गलती को समझ चुका था और सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता था। अशोक जब कमरे में आया तो कमरा हल्की हल्की रोशनी और महकती खुशबुओं से भरा हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखरी हुई थी और इशिता दुल्हन के जोड़े में बैठी अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ के बारे में सोच रही थी। वो अशोक के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखती थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। अशोक उसके पास आया तो इशिता ने झिझकते हुए नजरें झुका ली। अशोक ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। इशिता, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत डर है, आज की रात को लेकर और आने वाले कल को लेकर भी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते में तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन आज की रात के बारे में तुम्हारे दिल में जो डर है, वो डर तुम अपने दिल में यूं ही बनाए रखो। उसे अपनी मोहब्बत की गहराइयों में भिगो दिया। अशोक ने इशिता को वो सुकून दिया जो उसके दिल की हर बेचैनी को मिटा गया। सुबह के वक्त अशोक और इशिता नहाकर नीचे आए और दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगे। इशिता, ये पहला मौका है जब मैंने किसी के साथ मिलकर खाना बनाया है, अशोक ने एप्रन एक तरफ रखते हुए प्यार से कहा, और यह भी पहला मौका है जब किसी ने मेरे साथ मिलकर मेरी जिम्मेदारी बांटी हो। इशिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खैर, इतनी जल्दी नहीं डालने वाला तुम पर ये सारी जिम्मेदारियां। वो उसके करीब होता हुआ उसकी नर्म मुलायम सफेद गर्दन पर अपने होठों से नर्म गरम छुअन छोड़ता उसे सिहरने पर मजबूर कर गया और फिर झटके से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी निभा लो, मुझे खुश रखो। वही बहुत है। वो उसके गालों पर नर्म छुअन बिखेर था। खैर, फिर उसके होठों को छूता हुआ उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखने लगा। टॉन्स, वो उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले खुद से लगाए खड़ा था और अब उसके हाथ शरारत करते हुए ऊपर की ओर सरकने लगे थे कि तभी किचन के गेट पर किसी की आहट की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। इशिता जल्दी से उससे अलग हटकर खड़ी हुई थी। चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था, क्योंकि दरवाजे पर अशोक की माँ खड़ी थी। उन दोनों को ये प्यार भरी शरारत करते हुए देख चुकी थी। अशोक की माँ ने जब दोनों को सुबह सुबह किचन में नाश्ते बनाते देखा तो उन्हें बेहद खुशी हुई। दोनों ने मिलकर टेबल पर नाश्ता सर्व किया। नाश्ते के मेज पर महक, जो अशोक की दोस्त थी और इंग्लैंड से खास अशोक की शादी अटेंड करने आई थी, मौका पाते ही उनके पास आ गईं। इशिता, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। और फिर शरारत से बोली, लेकिन पता भी है तुम्हें कि अशोक को कौन सी डिश पसंद है? महक ने अर्थपूर्ण निगाहों से इशिता को देखा। इशिता मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि अशोक ने तुरंत कहा, महक, मुझे हर वो डिश पसंद है जो इशिता के हाथों से बनी हो। अशोक की इस बात पर महक का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। दूसरी तरफ वेदिका की माँ मिसेस तारा अपनी बेटी के बदले हुए बर्ताव को लेकर चिंतित थी। सुनील, क्या आपने वेदिका पर ध्यान दिया है? वो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है, और ये मयंक, वो भी कुछ अजीब लगता है। हाँ, मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है तारा, लेकिन हो सकता है ये बस हमारा बहम हो। स्वागत के लिए मयंक अपनी माँ सुनीता जी के सामने खड़ा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखों में बेचैनी सांप झलक रही थी। मयंक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो
वेदिका है, सुनील कथूरिया की बेटी। तुम जानते हो, वो लोग कभी नहीं मानेंगे। वो शुरू से ही हम लोगों को पसंद नहीं करते, सुनीता जी ने तंजिया लहजे में कहा। मम्मी, आप अपनी बातों से मेरी खुददारी को ठेस पहुंचा रही हैं। मैं वेदिका से मोहब्बत करता हूं और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसकी बात पर सुनीता जी ने सर नाम में हिलाया। मोहब्बत, ये सब ड्रामा है और यकीनन उस लड़की ने तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर ही ये प्यार का नाटक किया है और तुम बेवकूफ बन गए। उनकी बात पर मयंक ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखा। मम्मी, ऐसा नहीं है। मुझे वो वाकई में पसंद है और मैं उससे अपने जज्बात का इजहार भी कर चुका हूँ। आप बस रिश्ता लेकर बात करें। मुझे नामुमकिन लगता है। वो बेबसी से बोली होगा। मम्मी, आप बस बात तो करें। वो अपनी गलती की भरपाई नहीं कर सकता था, मगर पश्चाताप जरूर करना चाहता था। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। इशिता सफेद और गोल्डन लहंगे में अशोक के साथ एक बेहद खूबसूरत जोड़े की तरह लग रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अशोक की दोस्त महक, जो हर मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी, आज भी वो इशिता को बोलने का और अशोक के करीब आने का कोई मौका नहीं दे रही थी। अशोक, तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते हो, लेकिन आज तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना ही होगा, महक ने हंसते हुए कहा और अशोक का बाजू पकड़कर स्टेज से उतारने लगी। इशिता ने ये सब देखा तो दिल ही दिल में इस बात को महसूस किया कि महक की बातों में मजाक से ज्यादा कुछ और भी है, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अमर, मुझे लगता है आपकी दोस्त आपको कुछ ज्यादा ही अहमियत देती है। अगर ऐसा कुछ था तो उसने आपसे शादी क्यों नहीं की? इशिता ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। जब वो उसे अकेला मिला, वो उसकी तरफ मोहब्बत से देखने लगा। इशिता, तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे दुनिया बेकाबू हो रहा था। मयंक की आंखों में सच्चाई थी और उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा था। वो बिना कोई जवाब दिए वहां से अंदर की ओर बढ़ गई, जबकि मयंक उसकी आंखों में अपने लिए एक नरम कोना देख चुका था। इशिता ने महक की हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। फंक्शन के खत्म होने पर अशोक भी कुछ कुछ समझ रहा था। इशिता, तुम्हें मेरी किसी बात से तकलीफ तो नहीं हुई? वो उसका हाथ थामे पूछने लगा। इशिता ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। नहीं अशोक, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझता हूँ इशिता, और वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी की बातों से परेशान नहीं होने दूंगा। वो उसका हाथ थामे उसका माथा चूम गया, और एक लड़की के लिए अपने पति से चाहे जाना ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है। सुनीता जी के जाने का वक्त करीब था। वो अपने बेटे के साथ तैयार खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ और ही जज्बात साफ नजर आ रहे थे। सुनील भाई, एक बात कहनी थी, सुनीता जी ने झिझकते हुए कहा। मिस्टर सुनील और मिस तारा दोनों ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। मैं चाहती हूँ कि मयंक का रिश्ता वेदिका के लिए मांगूं। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मेरा बेटा वेदिका से मोहब्बत करता है। सुनीता जी ने अपनी बात पूरी की। मिसेस तारा ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली। उन्हें तो बस वो लम्हा याद आया जब रिसेप्शन के दौरान उन्होंने वेदिका को मयंक के साथ देखा था। वो मंजर, वो बातें, सब कुछ उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा था। यह बात सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए। यह कोई मामूली फैसला नहीं है, मिस्टर सुनील ने गहराई से सोचते हुए कहा, जबकि मिस तारा का इरादा कुछ और था। सुनील, मुझे लगता है यह रिश्ता वेदिका के लिए बहुत अच्छा है। मयंक एक अच्छा लड़का है और मैंने उसके रवैया में वेदिका के लिए सच्चाई देखी है। मिस्टर सुनील कुछ पल के लिए खामोश रहे।
अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो मैं हामी भरता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला वेदिका का ही होगा। यह बात सुनते ही सुनीता जी के चेहरे पर खुशी की झलक आई। इशिता जब अपने मायके वापस आई तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए सबसे मिली, लेकिन उसकी आंखों में एक दिया। सच्ची कहते हैं लोग, माँ अपनी बेटी का घर बसा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। दूसरी तरफ वेदिका को उसके माँ बाप ने मयंक के रिश्ते के बारे में बताया तो वो एकदम खामोश हो गईं। वो कुछ बोल ना सकी। मयंक के लिए उसके दिल में जज्बात तो थे, लेकिन वो सब उसके गंदी नीयत के भेंट चढ़ चुके थे। बेटा, हम तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यह तुम्हारी जिंदगी का मामला है। जो भी फैसला करो, सोच समझ करना, मिस्टर सुनील ने नरमी से कहा। वेदिका ने झिझकते हुए कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं है। वो धीमे लहजे में बोली। माँ बाप के जाने के बाद वो बेड से टैग लगाकर बैठ गईं। मयंक के साथ बिताए सारे पल आंखों के सामने घूमने लगे। जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ था, क्या सिर्फ गलती मयंक की थी, मेरी नहीं? मैं भी तो उन कमजोर पलों में बह गई थी। हाँ, शुरू में मैंने अपना बचाव किया था, लेकिन धीरे धीरे मयंक का स्पर्श मुझे क्यों मदहोश कर गया था। क्यों मैंने उसका साथ दिया? मैंने भी तो गलत किया। मैंने भी तो गलत किया था ना? फिर सजा सिर्फ मयंक को क्यों मिले? मैं उससे शादी करूंगी। यह फैसला करके वेदिका शांत हो गई थी। मयंक को जब ये बात पता चली कि वेदिका ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो बहुत उलझा हुआ था। जो पाप उससे हो गया था, वो किसी को बता भी नहीं सकता था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वेदिका को कैसे समझाए कि वो शादी से इनकार ना करें। ना ही वो उसे किसी और का होते देख सकता था, और ना ही यह बर्दाश्त कर सकता था कि कोई और मर्द उसे छुए। उसका मुलायम और नाजुक वजूद सिर्फ उसी का था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो उन कमजोर पल्लों में बहकर उसकी खूबसूरती महसूस कर चुका था। इसके साथ ही उसने यह भी महसूस कर लिया था कि वेदिका ने अब तक अपने आप को किस कदर संभाल कर रखा था। उसका अनछुआ वजूद सिर्फ और सिर्फ मयंक ने ही पहली बार महसूस किया था, और अब उसे किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता था। उसके साथ बनाए गए नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ते में बदलना चाहता था। उफ यार, वेदिका, समझ जाओ मेरे प्यार को और शादी के लिए हाँ कर दो, प्लीज यार। वो बहुत परेशान हो रहा था। शाम के वक्त इशिता अपने मायके के आंगन में अपने बात पर इशिता ने अपना सर अशोक के कंधे पर टिका दिया, और अशोक ने अपने होठ उसके सर पर रखकर इस एहसास को अपने अंदर उतार लिया। आखिरकार वेदिका ने मयंक के हक में फैसला सुना दिया, और इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी मयंक को हुई थी। सुनीता जी भी बेटी की खुशी में खुश हो गईं। मयंक ने अपने कमरे में जाकर फौरन वेदिका को कॉल लगाई। हेलो वेदिका। वेदा ने फोन उठाया लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ कहना था तुमसे वेदिका, तुम सुन रही हो ना? वो बेचैनी से बोला। बोलो, वही ठंडा अंदाज। बस ये बताना था, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हें ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कितना खुश हूं। अच्छी बात है, हो जाओ खुश, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हाँ कही है, वरना मेरा बस चले तो तुम्हारा चेहरा भी ना देखूं। वेदिका ने गहरी सांस ली और कॉल काट दी। मयंक उदासी भरी मुस्कान के साथ बोला, जानता हूं वेदिका, इतनी जल्दी नहीं मानोगी, लेकिन मान जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। और भागने से काम नहीं चलेगा वेदिका। मोहब्बत वक्त मांगती है, और मैं ये वक्त जरूर दूंगा। इशिता हर रात उसकी चाहतों को सहती, उसकी जिंदगी को महका रही थी कि एक दिन अशोक ने इशिता को खुशखबरी सुनाई। इशिता, मैंने हनीमून के लिए बर्फीले इलाकों का प्लान किया है। हम 2 दिन बाद निकलेंगे यहाँ से। इशिता ने हैरानी से पूछा, अच्छा, कब प्लान बना लिया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत खुश हो गई। अशोक ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सरप्राइज का मजा तभी आता है मैडम जी। इशिता ने शर्माकर उसे देखा, जो उसकी गर्दन पर अपना गर्म स्पर्श छोड़ रहा था। आप हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं अशोक,
और तुम मुझे बेकाबू, मेरे होश ही नहीं रहते तुम्हारे सामने। कहते हुए वो उसके होठों पर झुक गया। होठों से सुकून पाने के बाद वो उसकी गर्दन से होता हुआ नीचे धड़कनों की ओर बढ़ रहा था। इशिता की खूबसूरती को महसूस करके अशोक हर बार बुरी तरह दीवाना सा हो जाता था। इस वक्त भी वो जुनून में भरकर उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान दे गया था और इशिता एकदम से सिसक उठी थी। शुरू में इशिता को अशोक की जुनूनी मोहब्बत से थोड़ा थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब उसे उसकी आदत लगने लगी थी। वो उसे थोड़ा सा दर्द जरूर देता था, लेकिन इस दर्द में भी उसे बड़ा सुकून मिलता था। उसकी सिसकियां उसके होठ हमेशा यादगार रहेंगे। वो उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बिस्तर की ओर बढ़ा, जबकि उसके इरादे भांपकर इशिता के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ था। मयंक और वेदिका के बीच लगातार खींचतान का मामला चल रहा था। मयंक ने वेदिका से लगातार रिश्ता बनाए रखा, लेकिन वेदिका की बेरुखी ने मयंक को बेचैन कर रखा था। एक दिन मयंक ने वेदिका को उसकी यूनिवर्सिटी के कैफेट एरिया में मिलने बुलाया। वेदिका थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आई। मयंक ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी? मैं तुमसे बात करना चाहता था। वेदिका ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मयंक, हमारे बीच जो हुआ उसे भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उस रात के बारे में दोबारा तुम मुझसे कोई बात करो। मयंक में इस बार गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ वेदिका? लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका दें। मोहब्बत? वेदिका ने तेजी से उसकी बात काटी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है? यह इतनी आसान चीज नहीं है। मयंक ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। मुझे मोहब्बत का मतलब पता है वेदिका, और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। मयंक, मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही। मेरी रूह अब भी तकलीफ में है। मयंक ने नरमी से उसके आंसू पोंछे। शादी कर लो, चाहे सारी जिंदगी मुझे खुद को छूने मत देना। मैं इंतजार करूंगा जब तुम खुद को तैयार समझोगी। उस दिन मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना वेदिका, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। वो उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखती हुई चुप हो गई। इशिता और अशोक जब घर लौटे तो सबने उनका गर्माजोशी से स्वागत किया। इशिता की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, मगर जैसे ही उसने महक को देखा, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठी थी, जो अब तक यहीं पर थी। अशोक हनीमून की तस्वीर पड़ूंगी। उसका भीगा हुआ लहजा सुनकर अशोक मुस्कुरा दिया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, आज रुक जाओ, लेकिन अगली बार रात को नहीं रुकना, समझी तुम? मुझे तुम हर रात अपनी बाहों में चाहिए। वो गंभीर लहजे में बोला तो इशिता शर्मा गई। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। शादी का दिन आया तो हर तरफ खुशी और जोश का माहौल था। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था और खुशबुएं फिजा को महका रही थीं। वेदिका के घरवाले विदाई की तैयारियों में व्यस्त थे और मेहमान आ जा रहे थे। दूसरी तरफ मयंक अपनी तैयारियां पूरी करके खूबसूरत शेरवानी पहने खड़ा था। उसकी पर्सनालिटी में एक खास जादू था, जिसे देखकर हर कोई उसका दीवाना हो रहा था। वो अपनी जगह शांत और शालीनता से खड़ा था, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। वेदिका हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाने वाली थी, और वो अपने किए गए हर काम के लिए सारी जिंदगी माफी मांगने के लिए भी तैयार था। वहीं दूसरी तरफ वेदिका को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जा रहा था।
उसका लाल लहंगा उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत और शर्म ने उसे किसी आसमानी परी की तरह बना दिया था। आईने में खुद को देखते हुए वो हल्के से मुस्कुराई, पर दिल की धड़कन उसे बेचैन किए जा रही थी। क्या सच में मैं मयंक को पसंद हूं, या वो सिर्फ अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता है? उसने खुद से सवाल किया। शायद पसंद छोटा शब्द है, वो तो बहुत आगे बढ़ चुका है, दिल ने जवाब दिया। बारात घर पहुंची तो जोरदार स्वागत हुआ। इशिता ने अपने दिलकश अंदाज में मयंक का स्वागत किया और उसकी तारीफ की। आज तो आप बाकी किसी शहजादे जैसे लग रहे हैं। मयंक ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा और आगे बढ़ गया। शादी की रस्में पूरी होते ही कुछ देर बाद विदाई की आवाजें उठने लगी। विदाई के वक्त हर आंख नम थी। वेदिका ने अपने माँ बाप से गले लगते हुए आंसुओं के साथ विदाई ली। मयंक ने आगे बढ़कर नरमी से वेदिका का हाथ थाम लिया। ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, इनका हक मुझ पर है, और मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसने धीरे से हामी सिर से हिलाया। ससुराल में दाखिल होते बस खुद को मुझसे अलग मत करना। वो विनती के अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वेदिका ने आंसू पोंछते हुए मुंह फेर लिया। मयंक चुपचाप वहां से उठ गया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जितना आसान वह सब कुछ समझ रहा था, उतना था नहीं। उसे लगा था वेदिका सब कुछ भूलकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, तभी तो उसने शादी के लिए हाँ की। मगर यह उसकी गलतफहमी थी। जब वह कपड़े चेंज करके आया, तब तक वेदिका भी बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके आ चुकी थी और अब बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी। मयंक गहरी सांस लेता हुआ बेड के किनारे पर वेदिका की तरफ से पीछ करके लेट गया। खुद ब खुद आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो एक मर्द होकर रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। वो रोते हुए मन ही मन भगवान से अपने किए गए पाप की माफी भी मांग रहा था। मगर जब तक वेदिका उसे माफ नहीं करती, भगवान भी उसे माफ नहीं करने वाला था। दोनों ही एक ही बेड पर एक दूसरे से पीठ किए लेटे थे। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। वेदिका ने करवट लेकर मयंक को देखा। वह महसूस कर सकती थी कि मयंक रो रहा है। जब रो रो कर माफी मांगने पर भगवान भी माफ कर देता है, तो मैं कैसे पत्थर दिल बन गई। वो उसे देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लाई। वो हैरानी से उसे देखने लगा। वेदिका ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और उसके करीब होते हुए उसकी पनाहों में सिमट गई, और वह हैरानी के समंदर में डूब गया। और जब उसके कॉलर को मुट्ठियों में पकड़े वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। आपने जो किया उसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया मयंक, वो दर्द से बोली। तो मयंक के दिल को एक सुकून मिला। थैंक यू मेरी जान, लेकिन रोना तो बंद करो। आज के बाद हम उन लम्हों को कभी याद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी को इतनी खुशियों से भर दूंगा कि वो सारे बुरे लम्हे तुम्हारी यादों से मिट जाएंगे। वो उसके माथे पर प्यार देकर बोला, तो वो उसके सीने में सिमट कर उसे अपना सब कुछ सौंप गई। धीरे धीरे मयंक उसकी खूबसूरती में उतरने लगा। यह पल वो पहले भी वेदिका के साथ गुजार चुका था, लेकिन जो सुकून वेदिका की रजामंदी के बाद उसकी संगत में मिल रहा था, वह सुकून पहले नहीं मिला था। मदहोश होते हुए उसने वेदिका को कसकर अपने सीने से लगा लिया और दिल ही दिल खुद से वादा किया कि वो उस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। धीरे धीरे मयंक और वेदिका की जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भर गई। मयंक की नरमी और मोहब्बत ने वेदिका को हमेशा के लिए उसका बना दिया। दूसरी ओर इशिता और अशोक की मोहब्बत भी वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो रिश्तों को जोड़ता है और जिंदगी को खूबसूरत और खुशियों से भरपूर बनाता है। वेदिका ने मयंक को माफ करके सही किया या गलत, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।